नेशन और आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। कल से लेकर आज तक सड़कों पे जब छात्र निकले, उन्होंने इंसाफ की मांग की, सुशांत के लिए इंसाफ की मांग की, तो अमेठी प्रशासन सामने आया। उसने कहा कि सुशांत के जाने का उसको बहुत दुख है। उसने भक्ति संगीत का कार्यक्रम रखा, प्रेयर्स की, यहां तक कि कॉन्डोलेंसेस दी। लेकिन बावजूद इसके जो बुनियादी सवाल छात्रों ने उठाए हैं कि साहब उनका मेंटल हैरेसमेंट होता है, साहब उनसे स्पॉन्सरशिप के नाम पे काम लिया जाता है, लेकिन उनके अटेंडेंस में इसका फर्क देखने को नहीं मिलता। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज मांगा जा रहा है। एक इंटरनल कमेटी 7 मेंबर कमेटी बनाई गई है, लेकिन एक अहम सवाल, एक बुनियादी सवाल आम आदमी पूछता है। आपने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई साहब, ज्यादातर लोग आपके इंटरनल लोग हैं, ये कैसे आपके खिलाफ आपको रिपोर्ट दे देंगे? ये बुनियादी सवाल है। जाहिर तौर पर उसमें अभिभावकों को शामिल करना चाहिए। आज इसी पे करेंगे बात। मेरे साथ अमेठी के स्टूडेंट्स होंगे और साथ ही साथ सुशांत की बहन और उनके मामा हमारे साथ होंगे। एक लॉ स्टूडेंट आत्महत्या कर लेता है। वो एक चिट्ठी भेजता है कि साहब मुझे एग्जाम से बात मत करिए, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। आखिरकार सब जगह से जब थक हार जाता है, अपने परिवार को क्या जवाब देगा? वो खुदकुशी जैसा कदम उठा लेता है। उसके बाद उसके सहयोगी छात्र सड़कों पर निकलकर उसके लिए इंसाफ की मांग करते हैं। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो अमेठी लॉ प्रशासन सामने आता है और कहता है कि साहब हम वही कर रहे हैं जो करिकुलम के नियम कहते हैं। लेकिन जो छात्र सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब कहां है कि साहब उनको मेंटल हैरेस किया जाता है, उनके परिवारों को हैरेस किया जाता है। कौन से देश के करिकुलम में परिवार को हैरेस करने की बात कही गई है? यह बुनियादी सवाल आज सबके सामने खड़ा है। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। इसने सुसाइड नहीं किया है, ही वॉज कंपेल्ड टू कमिट दिस एक्ट, और ये वर्चुअली इट इज अ मर्डर बाय द अमेठी अथॉरिटी। अमेठी लॉ स्कूल के छात्र सुशांत रोहिला की खुदकुशी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सवालों के घेरे में अमेठी मैनेजमेंट है। सवाल ये है कि क्या अमेठी ने सुशांत को इतना मेंटली टॉर्चर किया कि वो मौत को गले लगाने के लिए मजबूर हो गया? आरोप नंबर 1, स्पॉन्सरशिप के लिए दबाव क्यों? आरोप है कि कॉलेज में होने वाले प्रोग्राम्स के लिए छात्रों को स्पॉन्सरशिप लाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये बात हम नहीं बल्कि सुशांत के परिवार वाले और उसके दोस्त भी कह रहे हैं कि उसने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे लगता है कि टीचर्स मुझे पर्सनली टारगेट करती हैं, मेरी टांग टूटी हुई है तब भी मुझे स्पॉन्सरशिप लाने को कह रही हैं कि मुझको स्पॉन्सरशिप लाने के लिए भेजा जाता है और जितना पैसा मैं लेके आता हूँ शायद उसका आधा भी यूज नहीं करते हैं। तो ये स्पॉन्सरशिप की ही बात है। आरोप नंबर 2, छात्रों को टारगेट करते हैं शिक्षक। सुशांत के दोस्तों का कहना है कि स्कूल के कई टीचर उसे लगातार निशाना बना रहे थे। ये बात सुशांत ने खुद अपने दोस्तों को बताई भी थी। उसने अपने दोस्तों से, उसकी व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन हुई है, उसकी फेसबुक पे बात हुई है, जिसमें उसने क्लियरली बोला है कि यार मुझे लगता है कॉलेज मेरे खिलाफ कुछ करने वाला है, क्योंकि मुझे ये बात पता चल गई। क्यों? कि मुझे ये बात पता चल गई है कि पैसे का थोड़ा धांधलाबाजी होता है यहाँ। तो इस वजह से अब हमें लग रहा है कि यही रीजन है, क्योंकि और कोई कारण समझ नहीं आ रहा कि इतने अच्छे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया जाएगा। आरोप नंबर 3, अटेंडेंस में थी गड़बड़ी। सुशांत को अटेंडेंस की वजह से परीक्षा देने से रोका गया था, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि वो कई बार कॉलेज के काम की वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उसे गैर हाजिर क्यों मार्क किया गया? हाँ, वो कॉलेज का काम कर रहा था और उसकी अटेंडेंस उसको नहीं दी गई। ये मेन इशू तो है। डिबेट में जा रहा है, मूट कोर्ट में जा रहा है, वो एकेडमिक एक्टिविटी का पार्ट है और वो अटेंडेंस के अंदर काउंट होते हैं। इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरोप नंबर 4, खुदकुशी का जिम्मेदार कौन? अमेठी के छात्रों का कहना है कि स्कूल प्रशासन छात्रों को कई बार मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता है। ऐसा ही सुशांत के साथ हुआ कि जिस टाइम पे आज सुशांत रहा होगा, जो चीजें उसके साथ हुई थी वही 2 साल पहले हमारे साथ भी हुई थी। अगर उस टाइम पे हम ही सेम चीज उठाते तो शायद आज एक इंसान मरता नहीं। वहीं आईपी यूनिवर्सिटी और अमेठी इस मामले पर अफसोस जाहिर कर रहा है। उनका कहना है कि खुदकुशी में उनकी गलती नहीं है। हम लोग एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे, इंक्वायरी कमेटी का जो भी जजमेंट निकल के आएगा उसी मुताबिक हम लोग एक्शन लेंगे।
And these have been promised to them, and we are giving them time after Friday. Inquiry committee का रिपोर्ट फ्राइडे तक आ जाएगा। एक होनहार लड़का जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन वो छोड़ गया कई सवाल, जिसने एक बड़े शिक्षण संस्थान की कार्य प्रणाली को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दीपक रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब सच कौन बोल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ ऋत्विक श्रीवास्तव, आप अमेठी लॉ स्टूडेंट हैं अमेठी कॉलेज में। मेरे साथ प्रसून परासर है, आप एलुमनाई हैं। और मेरे साथ नितिन ठाकुर हैं, आप भी स्टूडेंट हैं लॉ के। और मेरे साथ रोहित, सुशांत की बहन महक और उनके मामा दिनेश हैं। आप दोनों का, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महक, पे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अमेठी प्रशासन ने आज आके सफाई दी है, आपको जानकारी थी ये फिजिकल अटेंडेंस को लेकर कि वो केवल 43% है? जी, अगर फिजिकल अटेंडेंस 43% है भी तो बाकी 100% पूरी नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज के लिए काम कर रहा था। वो कॉलेज के लिए सिंपोजियम, डिबेट्स, मूव्स, वेरियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा था, स्पॉन्सरशिप ला रहा था। इट इज इम्पॉसिबल अगर इस कॉलेज उसे इतना काम कराएगा जिसके लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा कि वो क्लास में बैठा हो। अगर वो कॉलेज के लिए काम कर रहा है तो उसको उसकी ड्यूली कॉम्पेंसेटेड अटेंडेंस मिलनी चाहिए थी। जी, आप कह रही मिलनी चाहिए। मुझे बताइए ऋत्विक, क्या 43 से 75 पहुंचने तक ये जो आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं कॉलेज के लिए, क्या ये कॉम्पेंसेट कर सकता है आपकी अटेंडेंस को? सर, जो बार काउंसिल का रेगुलेशन है वो क्लियरली बोलता है कि 70% जो अटेंडेंस बार काउंसिल के हिसाब से चाहिए, उसमें मूड कोर्ट एक्टिविटीज, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, डिबेटिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट था वो, ये सारी चीजें काउंट होंगी। उसकी क्लास में जो बैठने की अटेंडेंस थी वो ही 43 थी, और बाकी पूरा सेमेस्टर वो बाहर घूमता रहा है काम करते वक्त। अगर वो अकाउंट हो जाती तो सर ये 80% से ऊपर अटेंडेंस थी उसकी टोटल। तो उसे क्यों नहीं दिया गया? सर, वही तो मेंटल हैरेसमेंट की बात है। अगर आप देखें जो आज एमिटी ने आप लोगों के सामने रिकॉर्ड दिए हैं, उसमें क्लियरली लिखा है कि 43% उसकी फिजिकल अटेंडेंस थी। मेरे पास वो लिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा पूरे सेमेस्टर उसने एमिटी नेशनल मूड कोर्ट के लिए स्पॉन्सरशिप्स लाया, वो डिबेटिंग करी, बच्चों को मेंटर करा, जिस टीम को मेंटर करा वो जाके मूड भी जीत के आई। ओके महक, एक और सवाल उठ रहा है, ये जो पैसा कलेक्ट होता था स्पॉन्सरशिप के नाम पे, कहीं ये कोई वजह तो नहीं रही गई? कई लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें भी बड़ा गड़बड़ झाला होता है। जी, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी वजह रही होगी। ये सुशांत की दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशंस जो हुई है उसमें उसने अलेज करा है कि मुझे लगता है कि मैं जो स्पॉन्सरशिप से पैसा ला रहा हूँ वो कॉलेज प्रॉपर्ली चैनलाइज नहीं कर रहा है, और वो ऐसा आरोप लगाने वाला वो पहला नहीं था। जो एलुमनाइज है, जो पास आउट कर चुके हैं, इनफैक्ट जो बच्चे भी पढ़ भी रहे हैं वो भी ये हमें बार बार बता रहे हैं कि जितनी बार भी एमिटी लॉ स्कूल में एक बड़ा इवेंट होता है और बहुत स्पॉन्सरशिप्स आती हैं तो कुछ लोगों के पास नई गाड़ियां आ जाती हैं। कुछ लोग बच्चों को प्रेशराइज करते हैं जो जानते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, बिजनेस फैमिली से हैं, कि आप हमारे लिए इतना पैसा लाइए, उतना पैसा लाइए। एक महक, एक और बात जो एडमिनिस्ट्रेशन से आई है, उन्होंने कहा है कि हमने 4 फरवरी को पहली बार स्टूडेंट को जानकारी दी, 21 मार्च को पेरेंट्स को जानकारी दी, 28 अप्रैल को पेरेंट्स टीचर दोनों को जानकारी दी, 11 मई को हमने एक लिस्ट लगाई, और 11 मई को ही लेटर जो है सुशांत, उनके डायरेक्टर जो भी चेयरमैन है, उनको भेजता है। बहुत भावुक चिट्ठी है, वो भेजता है कि मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। और आपको तो ये भी कहा गया था कि आप 2 से लेकर 4 बजे के बीच में फैकल्टी ऑफ लॉ में आके वहां के जो लोग हैं, प्रोफेसर है, उनसे मुलाकात कीजिए। क्या इस तरह की चिट्ठी कोई आपके पास आई थी? नहीं, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। देखिए, वो ऐसी पोजीशन में है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, वो आराम से फैक्ट मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं ये न्यूज से कहना चाह रही हूँ, इन लोगों की रीच बहुत आगे तक है, ये बहुत पावरफुल है। द रीजन कि बच्चों को ये हैरेस कर रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि वो ऐसी पोजीशन में है कि उनको कोई छू नहीं सकता। तो अगर वो इतने पावरफुल है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई चिट्ठी, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। दिनेश रोहिला साहब, आपका भांजा था वो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप क्या ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, आपको लगता है आप इसका इंतजार करेंगे या खुद आप जाकर एक FIR कराएंगे? क्योंकि अगर आपको लगता है कि साहब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है कि उसको मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए, ये IPC की धारा के तहत मामला आता है,
तो क्या आप लोग इसके खिलाफ पुलिस पे कंप्लेन करेंगे? देखिए, ये जो कमेटी में जो आपने इनका आज जो भी इन्होंने कमेटी में जो अपने पॉइंट्स रखे हैं, ये इस तरीके से पॉइंट्स रखे हुए हैं। और जैसे महक ने बोला है कि वो इतने ऊंची पोजीशन में कुछ भी कर सकते हैं। आप ये देखिए, अटेंडेंस रजिस्टर उनके कंट्रोल में है, सारा रिकॉर्ड्स उनके कंट्रोल में है। कुछ भी मैन्युफैक्चर करना चाहे, कुछ भी डिफेंस लेना चाहे, कुछ भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। हम अपने घर में बैठे हैं, वो उस बिल्डिंग में बैठे हैं जहां पे हमारा बच्चा जाता था जी। सारे रिकॉर्ड्स, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। अब क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने वहां पे पूरा देखा हुआ चैनल, जो इन्होंने आधे पौने घंटे की मीटिंग करी है, एक सवाल आता है कि रूल्स बड़े हैं या लाइफ बड़ी है। आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन, हमें भी जैसे ये लॉ के स्टूडेंट है कि कहते हैं कि रूल्स आर हैंडमेड ऑफ जस्टिस विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड। इन्होंने कहीं भी ये हवाला नहीं दिया। ये सब कहते हैं कि राग अलापते हैं कि अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस। देखिए, ये अटेंडेंस, जब इसमें सबसे जो कड़ी जुड़ती है, जो ईमेल बच्चे ने भेजा 11 मई को, अभी जैसे आपने डेट बताई है, फैब की बताई है, अप्रैल की बताई है, 11 मई की बताई है। 11 मई के बाद आपने कोई डेट बताई है एमएटी वालों ने? उनसे पूछा जाए कि 11 मई को बच्चे ने ईमेल भेजी है और ईमेल में जो 5 पॉइंट्स आपने उसमें शो करे थे, और जो बिल्कुल ईमेल में भी क्लियरली है कि मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मैं मेंटली सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरी ये लास्ट होप है। एमएटी के किसी भी रिस्पॉन्सिबल शख्स ने, इतने बड़े बड़े वहां पे शख्स बैठे हुए थे, किसी ने उस बच्चे की जो भी रिक्वेस्ट थी, एक भी रिक्वेस्ट का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना पल्ला बड़े अच्छे तरीके से एक ऐसा ट्रैक चुना कि जी हमें अटेंडेंस की जरूरत है। उसमें से एक शख्स और बोलता है कि सुशांत मेरा बच्चा था। अगर उसका बच्चा था तो उस बच्चे ने जब 11 मई को कहा कि मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, मेरी लास्ट होप है, मेरे को आप डिटेन ना करें, तो क्या पेरेंट्स की ड्यूटी होती है 11 मई के बाद फटाफट उसको काउंसलिंग में बुलाता, वहां से मीटिंग करता, बल्कि इमीडिएटली पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ये बच्चा ऐसी मेंटल स्थिति में गुजर रहा है। बिल्कुल, जहां पे दिनेश रोहिला साहब, मैंने आपकी बात सुन ली, आपका ये कहना था ये कदम उठाने चाहिए। प्रसून, आप तो एक एलुमनाई है साहब, कल के दिन आप जाकर लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन आप आज एलुमनाई होके आज आप अपनी आवाज उठा रहे हैं साहब, फिर आप दूसरों को क्या जस्टिस दिलाएंगे जब आपने लिए अपने जस्टिस नहीं मांगा? शायद हम शर्मिंदा हैं और हम इस न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। हम शर्मिंदा हैं कि हमने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि ये सुशांत सिर्फ एक कड़ी है। सुशांत सिर्फ एक कड़ी है, ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है। कोई ये ना समझे कि सुशांत एक एक्सीडेंट है। सुशांत इज नॉट एन एक्सीडेंट। सुशांत एक एक्सीडेंट नहीं है, एक सोची समझी, एक पूरी बनाई हुई सिस्टम का एक नतीजा है सुशांत। और ये कोई भी हो सकता था, आने वाले समय में भी कोई भी हो सकता है। हम लड़ रहे हैं इसी एश्योरेंस के लिए कि आने वाले समय में हमें कॉलेज अश्योर करे, क्योंकि हमारा मुद्दा साफ है। हम जहां भी जाते हैं, हमसे हमारे नाम, हमारे पिताजी के नाम के बाद यही पूछा जाता है, कहां से पढ़ के आए हो बेटे? तो हम एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं जहां पे सिस्टम के नाम पे सिर्फ एक व्यक्ति है, इंस्टीट्यूशन के नाम पे सिर्फ एक व्यक्ति है, रिकोर्स के नाम पे सिर्फ एक व्यक्ति है, ग्रीवेंस के नाम पे सिर्फ एक व्यक्ति है, और उसका रिड्रेसल भी वही व्यक्ति करता है। आप किसी भी सवाल यह है कि इंसाफ मिलेगा कैसे? मुझे यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकना है, उसके बाद मैं ऋत्विक आपके पास भी आऊंगा। मुझे 1-2 सवाल महक से भी करने, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। नितिन, ये आपको लगता है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। मैं यहाँ पे 2 बातें बताना चाहूंगा। इन लोगों ने बोला कि इन्हें सुशांत के घर पे मेल भेजा था। आज जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारे घरों पे कॉल करके हमारे पेरेंट्स पे दबाव बना रहे हैं कि अपने बच्चों को आप प्रोटेस्ट से हटाइए, और एक बच्चे को जिसको आप डिटेन कर रहे हैं सिर्फ एक मेल, क्या ये सफिशिएंट है? दूसरी चीज, ये लड़ाई अटेंडेंस की नहीं है, ये लड़ाई एक हैरेसमेंट की है जो लॉ कॉलेजेस में, हर कॉलेजेस में, इनफैक्ट इंडिया के हर यूनिवर्सिटी और हर इंस्टीट्यूशन में बच्चा फेस करता है। ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से कि अभी आप हमारे साथ आइए, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, आप हमें अपना सपोर्ट दीजिए।
because this is a change against the institutional system, against the educational system in entire country, which we require badly. बिल्कुल। महक, एक आखिरी सवाल आपसे, आप क्या चाहती हैं आगे, किस तरह आपको लगता है कि इसमें इंटरवीन होना चाहिए और आपको इंसाफ मिलना चाहिए? देखिए, जो इंसाफ मिलना है वो सिर्फ मेरा ही नहीं है, वो बहुत बच्चों का है, बहुत पेरेंट्स का है, जो इतने सालों से सिस्टमैटिकली हैरेस होते आ रहे हैं और उसके बारे में कुछ कर नहीं पाए। जो लोग इस प्रैक्टिस में है कि वो बच्चों को हैरेस करे, उनके थ्रू उनके पेरेंट्स को टॉर्चर करे, हमें जल्द से जल्द ऐसे लोगों को अपने बच्चों, शिक्षा मंत्री इसमें हस्तक्षेप करें। जी जी, देखिए, ये हमें जानने की जरूरत है कि ये जो बच्चे हैं, ये आपके मेरे, ये ऐसी फैमिली की बात नहीं है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, देयर चिल्ड्रन। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। हर मंत्री, every sector of the society is responsible for them and we have to protect them. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब इंतजार शुक्रवार का है, जैसे हमारे मित्रों ने कहा कि ये पूरे देश में एजुकेशनल सिस्टम में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। जाहिर है देश का मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसकी सुध लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।